निकाल लिए हैं। देखिए, ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने पुष्टि की है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का अगला दौर बृहस्पतिवार को जिनेवा में होगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर भी आई जो अमेरिका की टेंशन बढ़ा सकती है। ईरान को रूस घातक हथियार देने को तैयार हो चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान और रूस के बीच 500 मिलियन यूरो की एक गुप्त हथियार डील हुई है। इसके तहत रूस 3 साल में 500 वर्बा लॉन्च यूनिट और 2500 9M336 मिसाइलें देगा। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं जिन्हें जमीन, समुद्र या हवा से दागा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह समझौता दिसंबर 2025 में मॉस्को में हुआ था। रूस की सरकारी हथियार निर्यात कंपनी और ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच ये सौदा तय हुआ। इससे साफ है कि ईरान संभावित टकराव की तैयारी भी साथ साथ कर रहा है। पिछले साल ईरान के एयर डिफेंस को हमले में नुकसान हुआ था, लेकिन बर्बा मिसाइल एक ऐसा एयर डिफेंस है जिसे अमेरिका ट्रैक नहीं कर सकेगा। इसीलिए ये ईरान के लिए मास्टर स्ट्रोक है। बर्बा मिसाइल की ताकत क्या है, ये भी आप जानिए। बर्बा, जिसे NK-333 सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, रूस का कंधे पर रखकर दागा जाने वाला एयर डिफेंस हथियार है। इसे 2014 में सेना में शामिल किया गया था। ये छोटी लेकिन बेहद घातक सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जिसे एक सैनिक अकेले इस्तेमाल कर सकता है। इसकी मुख्य मिसाइल 9M336 करीब 500 मीटर से 6.5 किलोमीटर तक के लक्ष्य को आसानी से निशाना लगा सकती है। ऊंचाई की बात करें तो ये 10 मीटर से लेकर लगभग 4.5 किलोमीटर तक उड़ रहे टारगेट को गिरा सकता है। यानी अगर कम ऊंचाई पर F-16 जैसे जेट भी उड़ेंगे तो वो इसका शिकार हो जाएंगे। इसकी रफ्तार 500 से 600 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचती है, जिससे तेज उड़ते विमान या ड्रोन भी बच नहीं सकते। यही ईरान के दुश्मनों की टेंशन भी अब बनने वाले हैं। अब देखिए, वर्बा की सबसे बड़ी ताकत इसका खास 3 चैनल सीकर सिस्टम है। ये अल्ट्रा वायलेट, नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड तीनों स्पेक्ट्रम में काम करता है। आम मिसाइलें सिर्फ गर्मी पकड़ती हैं, लेकिन वर्बा लक्ष्य की पहचान ज़्यादा सटीक तरीके से करती है और फ्लेयर्स जैसे धोखे से आसानी से नहीं फंसती। ये फायर एंड फॉगेट सिस्टम है, यानी दागने के बाद ऑपरेटर को उसे गाइड नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर ही नहीं, बल्कि ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे छोटे और कम गर्मी छोड़ने वाले टारगेट को भी मार सकती है। यूक्रेन के साथ युद्ध में इस तरह की मिसाइलों ने बड़ी संख्या में ड्रोन गिराए, जिससे उसकी उपयोगिता साबित होती है। करीब 17 किलो वजन होने के कारण इसे एक सैनिक आसानी से कंधे पर लेकर चल सकता है। यही वजह है कि ये गुरिल्ला युद्ध या सीमित संसाधनों वाली सेना के लिए बेहद असरदार हथियार माना जाता है। रूस इसे अपनी पुरानी इग्ला सीरीज से ज़्यादा उन्नत मानता है। जैमिंग और डिकॉय से बचने की क्षमता इसकी हिट रेट बढ़ाती है। नेटो के स्टिंगर जैसे सिस्टम से इसकी तुलना की जाती है। ईरान जैसे देश के लिए खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हाल के हमलों में उसकी हवाई सुरक्षा पर सवाल उठे थे। वर्बा जैसे सिस्टम से वो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और मिसाइल खतरों से बेहतर तरीके से निपट सकता है। अमेरिकी सेना ईरान की तरफ हथियार लेकर तैनात है और ट्रंप बार बार खामनेई को बुरे अंजाम की धमकी भी दे चुके हैं। इस बीच वॉशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु बातचीत भी चल रही है। अमेरिका अपनी सारी शर्तें मनवाने के लिए प्रेशर डाल रहा है, लेकिन ईरान ने भी रेड लाइन खींच दी है। हालांकि खामनेई का देश देखिए 3 मुद्दों पर झुकने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने उस न्यूक्लियर पावर बनने के ख्वाब को दांव पर लगा दिया जिसे वो अब तक अपनी संप्रभुता का प्रतीक मानता था। अब आगे के मुद्दे क्या हैं वो भी आप जानिए। देखिए, रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया है कि वो अमेरिका के साथ अंतरिम समझौता करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने 3 प्रमुख प्रस्ताव बातचीत की मेज पर रखे हैं। यूरेनियम एक्सपोर्ट सबसे पहला है। ईरान अब तक अपने एनरिच्ड यूरेनियम को देश से बाहर भेजने के खिलाफ था, लेकिन अब वो अपने भंडार का एक हिस्सा निर्यात करने पर विचार कर रहा है ताकि अमेरिका के साथ समझौते पर पहुंचा जा सके। दूसरा है, इजरायल की चिंता अब दूर होगी। ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो अपने पास मौजूद 60% तक विकसित यूरेनियम, जो हथियार बनाने के लिए बेहद करीब है, न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, उसकी शुद्धता को कम कर सकता है। ये कदम इजरायल की उस चिंता को दूर करने के लिए है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बम बना सकता है। तीसरा है क्षेत्रीय कंसोर्टियम। ईरान ने देखिए एक क्षेत्रीय कंसोर्टियम यानी कि एक तरह का समूह बनाने का प्रस्ताव दिया है जिसमें अन्य देश भी शामिल होंगे। इसका मतलब है कि ईरान अकेले यूरेनियम विकसित नहीं करेगा, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और साझेदारी के तहत ये काम करेगा।
ईरान ने एक रेड लाइन भी इसी के साथ खींची और उसने ये कहा है कि वो अपने तेल और खनिज संसाधनों का कंट्रोल किसी को नहीं देगा। हालांकि अमेरिकी कंपनियों वहां ठेकेदार के तौर पर काम कर सकेंगी। इसके अलावा ट्रंप और नेतन्याहू का अड़ियल रवैया भी लगातार देखने को मिल रहा है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स यानी कि सीमित सैन्य हमलों पर विचार कर रहे हैं। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खात्मा चाहते हैं, न कि सिर्फ उस पर पाबंदी। उधर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ईरान के किसी भी वादे पर भरोसा नहीं है। उसका ये मानना है कि ईरान सिर्फ वक्त खरीदने के लिए रियायतें दे रहा है। तो आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है? क्या वाकई अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या ईरान बहुत जल्द अपनी रणनीति पर काम करेगा, या फिर वो अमेरिका और इजरायल की बात मानने को तैयार होगा, उसके सामने झुकेगा कुछ शर्तों के साथ, या फिर क्या खेल खेलने की कोशिश ईरान इस वक्त कर रहा है? कमेंट के जरिए जरूर बताइए। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका में तनाव और बढ़ा है। इस तनातनी के बीच एक तरफ कूटनीति की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ दोनों देशों ने हथियार निकाल लिए हैं। देखिए, ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने पुष्टि की है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का अगला दौर बृहस्पतिवार को जिनेवा में होगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर भी आई जो अमेरिका की टेंशन बढ़ा सकती है। ईरान को रूस घातक हथियार देने को तैयार हो चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स